इस वक्त पूरी दुनिया की नजर मिडिल ईस्ट पर है। लड़ाई तो वैसे अमेरिका, इजराइल और दूसरी ओर ईरान के बीच हो रही है, लेकिन अगर आप पूरे तौर पे देखेंगे तो दुनिया के हर एक देश किसी न किसी रूप में इस युद्ध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो गया है। तो क्या ये युद्ध अब महायुद्ध के रूप में तब्दील हो सकता है? क्योंकि 13 दिन युद्ध के बीत चुके हैं और हालात अभी भी खराब है। कहा जा रहा है कि युद्ध विराम की स्थिति कभी बन सकती है, लेकिन अमेरिका के इस घोषणा को ईरान मानने के लिए तैयार नहीं है। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार संदीप कुमार सिंह जी मौजूद हैं। उनसे हम सीधे बातचीत करते हैं। इस लड़ाई का असर भारतीय उपमहाद्वीप पर क्या पड़ने वाला है संदीप जी? देखिए अभिषेक, ये एक गंभीर विषय आप चर्चा कर रहे हैं। तो इस लड़ाई का असर भारतीय उपमहाद्वीप की अगर हम बात करें तो मिडिल ईस्ट पर नहीं पड़ने वाला है। इस लड़ाई का असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है, चाहे वो यूरोप हो, वो अमेरिकन यूएस के अधीन जितने देश आते हैं, वो हो एशिया हो, कोई अछूता नहीं रहेगा, चाहे अफ्रीका हो। क्योंकि ये एक तरह से देखिए कि तेल की सप्लाई जो है वो मिडिल ईस्ट के जितने भी देश है जहाँ युद्ध चल रहा है लगभग इन्हीं जगहों से होती है। तो इसका असर बहुत भयावह है, बहुत गंभीर असर पड़ने वाला है और दुनिया के कोई भी मुल्क ऐसा नहीं जो अछूता रहेगा। लेकिन सवाल यहाँ पे अमेरिका की दादागिरी से जुड़ा हुआ है। ये वही अमेरिका है जो वेनेजुएला पर वहाँ के राष्ट्रपति को उनकी पत्नी सहित उठा लेता है, उनको जो है एक तरह से नशे के कारोबारी बता के उनको सजा देने की बात कर रहा है, अभी भी उनकी गिरफ्त में है। ईरान पर हमला बोल देता है, खमैनी साहब वहाँ के जो बड़े नेता हैं उनको वो मार गिराता है। तो ये जो है हत्या कर देता है, किसी राष्ट्र पे जबरन वो ट्रेड डील करके उस पे जबरन टैक्स लगाता है। तो ये तो एक ऐसा हुआ जैसे कोई महागुंडा है और वो पूरा साम्राज्य कायम करना चाहता है और जो जो उसकी बात नहीं मानेगा उस पर वो हमला बोल देगा। देखिए, आप मादुरो का उदाहरण दिए, अभी वो ताज़ा मामला ही है। अमेरिका का गुंडा शब्द आपने इस्तेमाल किया है, ये गुंडे पहली बार नहीं है अमेरिका का। आप अगर इतिहास में जाएंगे तो सेकेंड विश्व युद्ध जब हुआ था उसके बाद से अमेरिका का जो रवैया रहा है वो गुंडा की तरह ही वो ट्रीट करता रहा है पूरी दुनिया को। तो ये ट्रम्प थोड़ा सा सनकी है वो अलग बात है, लेकिन इससे पहले भी अमेरिका का रवैया ऐसे ही था। बाकी सारे देशों के साथ जो कमजोर मुल्क है उनके साथ तो कुछ ज्यादा ही रहा है। तो इस गुंडे का इलाज नहीं है? आप इसको इतिहास कीजिए, इलाज तो हो रहा है। याद कीजिए अफगानिस्तान पे अमेरिका ने हमला किया था, कितना लंबा युद्ध चला था। आप इराक पे 2003 में हमला किया था, 2011 तक वो युद्ध चला था। सद्दाम हुसैन को ले जाकर फांसी पे आपने लटका दिया, आपने बोला केमिकल वेपन बना रहे। आज सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटकाए 15 साल गुजर गया है। आप बताएं अमेरिका के कहाँ केमिकल वेपन था, इराक में मिला क्या? तो पहले वो झूठ अफवाह फैलाता है, वो किसी भी मुद्दे पर लेकर वो किसी को भी टारगेट करता है। अभी उसने जो ईरान पे हमला किया, आप देखिए कि उसको क्या एक्सक्यूज दिया कि वो परमाणु संपन्न हथियार देश बनने के चक्कर में परमाणु हथियार विकसित करने के लिए लगे हुए, जबकि ईरान लास्ट समय तक खमीनाई साहब यही बोलते रहे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम अपने एनर्जी के लिए, हम अपने पावर सेक्टर के लिए, अपना न्यूक्लियर के लिए अपना। तो जो शैतानी कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, उस पाकिस्तान को पालता है और ईरान को सबक सिखाना चाहिए। ये दोहरा चरित्र तो हमें समझने की जरूरत है, मतलब हमारी सरकार को समझने की जरूरत है कि जो अमेरिका आज नहीं वर्षों से पाकिस्तान को पोषित करता रहा है, टेरर फंडिंग करता रहा। पाकिस्तान तो टेरर फंडेड स्टेट है, ये पूरी दुनिया जानती है कि वहाँ से आतंक को पनाह मिलता है और अमेरिका उसको पैसा देता रहा है, उसको बढ़ावा देता रहा है, हमेशा उसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे उसके साथ खड़ा रहा है। जब भी भारत और पाकिस्तान की बात आई तो ये तो भारत सरकार को समझना चाहिए। लेकिन अफसोस ऐसा कि अभी के मौजूदा वक्त में जो हमारा सरकार है और जो सरकार के नीति निर्धारक है वो कुछ ज़्यादा ही अमेरिका की तरफ झुके हुए नजर आ रहे हैं। ये एक ट्रेड डील हुआ है, ये किसी को भी आज तक हिंदुस्तान में समझ में नहीं आया कि ये ट्रेड डील हुआ क्यों। अचानक से ऐसा क्या हो गया कि सरकार को ट्रेड डील करना पड़ा। अमेरिका के साथ व्यापार एक संतुलित रहा है हमारा। तो मतलब एक नौ साम्राज्यवाद जो है अमेरिका पूरे देश, ये नीति है उसकी, नीति विस्तारवाद तो वो नहीं करता है, लेकिन वो आर्थिक साम्राज्यवाद कायम करना चाहता है हर क्षेत्र में, जो भी क्षेत्र है। खास करके ये जो मिडिल ईस्ट का इलाका है इस पे तो हमेशा तो भारत सरकार की कौन सा नस दबा हुआ है कि जो अब ये तो सरकार के प्रतिनिधि बताएं, ये तो मोदी जी बताएं। इजराइल को राष्ट्र के तौर पे तो ठीक है, भारत ने बहुत पहले मान्यता दे दिया था, 70-75 साल पहले मान्यता दे दिया था, लेकिन इजराइल के साथ हम लोग कोई नीतिगत संबंध बनाकर नहीं रखे थे। इजराइल के साथ एक व्यापारिक संबंध हमारा जरूर था, रक्षा सौदे हमारे होते थे, वो भी बहुत सीमित होते थे, बहुत कम।
कभी भी भारत का इतिहास रहा कि कोई भी जनप्रतिनिधि, भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, इजराइल नहीं जाते थे, ना उधर से कोई आता था, क्योंकि इजराइल का एक नजरिया था दुनिया को देखने का, वो अच्छा नहीं माना जाता था। भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि नरेंद्र मोदी साहब जब प्रधानमंत्री बनकर आए तो 2017 में ये पहली बार दौरा करने गए, उसके बाद दूसरी बार अभी दौरा करके आए हैं। तो इजराइल के साथ इनकी नज़दीकियाँ भारत के नरेंद्र मोदी के कारण कुछ ज़्यादा ही हुई है। तो ये एक सवाल गंभीर है कि आखिर क्यों, आखिर सवाल है कि रक्षा सौदे हम आज कर रहे हैं, उनके साथ टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, उनसे हथियार ले रहे हैं, तो हथियार पहले भी नहीं, सबसे बड़ा सवाल तो तब उठा जब मोदी जी गए इजराइल, उनके आने के ठीक दूसरे दिन देखिए ये कहना कि हमारे सरकार को समझना चाहिए था कि जब ऐसे कंडीशन है तो हमें दूरी बनानी चाहिए। जब दो लोगों के बीच रिश्ते में तनाव है तो किसी एक के पक्ष में अगर जाकर हम ऐसे भी खड़ा होंगे तो सामने वाले को लगेगा कि हम उसके सपोर्ट में खड़े। यानी भारत की जो पहले नीति थी गुट निरपेक्ष नीति, आज भी वही सही है? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि गुट निरपेक्ष नीति भारत की रही है और वो आज है। इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि आप देखिए कि युद्ध हुआ, ये मोदी साहब यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा था तो उसमें ये शांति की पहल कर रहे थे कि युद्ध बंद होना चाहिए, युद्ध से कोई समस्या का समाधान नहीं निकलता। 14-13 दिन हो गए हैं, अभी तक इन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा है सरकारी स्तर पर, प्रधानमंत्री हो या प्रधानमंत्री का कोई भी मंत्री हो या सचिव स्तर का अधिकारी हो, कि युद्ध बंद होना चाहिए। इजराइल अमेरिका को कोई नसीहत नहीं दे रहा है भारत की तरफ से कि युद्ध बंद होना चाहिए, युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं। लेकिन समस्या जब आप अपील नहीं कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपकी नीयत पर सवाल उठेंगे कि आप गुट निरपेक्ष हमेशा भारत रहा है, लेकिन अभी आपको देखा जा रहा है कि आप किसी खास गुट में, मतलब खास तौर पर बताया जा रहा है कि इजराइल की तरफ है या अमेरिका के दबाव में है, तो ये एक कहीं ना कहीं भारत के लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है ना आज के। नहीं, हम लोगों ने तो खamenei साहब की हत्या जब अमेरिका ने किया तो उनके कंडेम करने में भी एक सप्ताह लगा हमें। हाँ, एक सप्ताह लगा जी। दूसरी बड़ी बात है कि जो मित्र के तौर पर वहां से फ्लीट आया था, जो जहाज आई थी और यहाँ पे नेवी एक्सरसाइज में शामिल हुआ, वापस लौटते वक्त में वो श्रीलंका के तट के जब वो नजदीक पहुंचा वहां पे वो अमेरिका उस पर हमला करके वहां मार डालता है। ये बेहद ही शर्मनाक बात है। भारत तो वो नाम लेकर ये बोल रहा है कि भारत के संपर्क में थे और वो जब अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में आया तब ये भी तो साजिश हो सकती है कि अमेरिका जानबूझकर भारत को लड़वाना चाहता है। सरकार को चाहिए ना कि इन चीजों का खंडन करे, सरकार क्यों नहीं कर रही है? सवाल यहाँ उठता है कि आप अमेरिका का कौन सा ऐसा दबाव है कि अमेरिका कुछ भी बोलता है और आप चुपचाप, मतलब उसके विदेश मंत्री का जो बयान है वो और भी शर्मनाक है। वो कह रहे हैं कि वो जस्ट एक ड्रामेटिक जो है एक्ट कर रहा है भारत, मतलब उसने ये कहा। अच्छा, वो कौन होता है वो बताएगा कि हम 30 दिनों का समय दिए हैं, वो रसिया से तेल खरीद सकता है। देखिए उसकी हिम्मत इसलिए बढ़ रही है ना क्योंकि कहते हैं ना कि एक बार अगर किसी को आप छूट दे दीजिए तो फिर वो उसका हिम्मत बढ़ता जाता है, फिर वो सर पे सवार हो जाता है। जब अमेरिका पाकिस्तान वाले मुद्दे पे जब हमारी पिछले बार संघर्ष हुआ था पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं, तो उस समय जब अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि हमने युद्ध रुकवाया, उसी समय भारत अगर एक प्रतिक्रिया अगर भारत की तरफ से मजबूत आता कि नहीं आपने युद्ध नहीं रुकवाया, युद्ध लड़ना न लड़ना हमारा नीतिगत फैसला, हमारे राष्ट्रीय हित का फैसला, वो हम लेंगे, आप कौन होते हैं लड़वाने वाले और कौन होते हैं रुकवाने वाले। तो उस समय डोनाल्ड ट्रम्प ने ये बयान दिया, दुनिया को तब पता चला, यहाँ इवन कि भारत के लोगों को तब पता चला कि युद्ध रुक गया है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने ट्वीट करके बताया। तो भारत की तरफ से प्रतिक्रिया जो होनी चाहिए थी नहीं हुई। उसके बाद लगातार ये बातें डोनाल्ड ट्रम्प हर मंच पर, हर फोरम में, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अमेरिका का मन बढ़ू होते गया। हमने कहीं ना कहीं उसको सह दिया बढ़ने के लिए, अगर हम चाहते तो उसको औकात पे ला सकते हैं। नहीं तो वो बयान नहीं देता कि 30 दिनों के लिए हम भारत को छूट देते। आप कौन होते हैं? आज हम बोलते हैं कि हम विश्व का तीसरा आर्थिक शक्ति है, विश्व का चौथा सैन्य शक्ति है जी। तो आज हम इतना कमजोर हम कैसे हो गए कि कोई हम पे राज करेगा, कोई हमको आदेश देगा कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है? जब हम कमजोर हुआ करते थे, जब आर्थिक तौर पे भी हम कमजोर थे, शैक्षणिक तौर पे भी कमजोर थे, जब हम वैज्ञानिक तौर पे भी कमजोर हुआ करते थे, उस समय में भी भारत कभी समझौता अमेरिका से नहीं करता था। आप चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी का दौर देख लीजिए, इंदिरा गांधी का दौर देख लीजिए, उस समय भारत इतनी मजबूत स्थिति में तो वाकई नहीं था। नहीं, हमने तो 65-71 में तो सबक सिखाए दुश्मनों। लेकिन वाकई उस समय हमारे जो नेतृत्व था, सरकार चाहे जिसकी भी रही हो, उन्होंने मजबूती के साथ भारत का पक्ष रखा था, लेकिन आज वो मजबूती नहीं दिखती है। नहीं, अटल जी भी कभी अमेरिका के सामने नहीं, बिल्कुल परमाणु परीक्षण किया। बिल्कुल, अटल जी ने जो देश को एक मतलब संपूर्ण शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में उनका जो योगदान है उसको देश कभी भुला नहीं सकता है। अटल जी हमेशा दुश्मन के आंखों में आंख डाल के बात करते थे। आप अमेरिका की बात कर रहे हैं तो एक वो चर्चा आती है कि पाकिस्तान का जब करगिल युद्ध हो रहा था तो रात को 2 बजे वहां से फोन आता है बुश का कि भाई पाकिस्तान जो है
वो किसी भी वक्त परमाणु हमला भारत पे कर सकता है, इसलिए तुम युद्ध रोक दो। तो अटल जी तो यही बोल रहे थे, जैसा कि लोग कहते हैं, भाजपा के ही लोग कहते हैं कि अटल जी का यही जवाब था कि ठीक है, हम पाकिस्तान अगर हमला करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, सुबह का नक्शा से पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से सुबह मिट चुका होगा, ये हम गारंटी आपको दे रहे हैं, आप बता दीजिए। तो ये एक जवाब हुआ मैंने ये जो है एक बोल्ड जवाब, उसका नतीजा क्या हुआ कि अमेरिका को बैकफुट पर आना पड़ा। अब भारत अपनी लड़ाई लड़ा, इतिहास रचा, विजय प्राप्त किया। थाई का एक फ्लीट जो है हमारा रास्ते में, उस पे थाईलैंड का झंडा लगा हुआ था, उसको ईरान ने मार गिराया। इसके पहले भी एक और जहाज पे हमला हुआ, अमेरिका के जहाज पे हुआ, चीन के जहाज पे भी हुआ। तो इसका मतलब लगातार हो रहा है। हालांकि आज भारत ने ईरान से बात किया है और उसने कहा है कि हम आपको आपके वाला झंडा लगा हुआ होगा, संभवतः उस पर हम टारगेट नहीं। देखिए, आप जो बात कर रहे हैं आज वाली बात ना, कि इस तरह की खबरें हमने भी देखा सोशल मीडिया पे चल रही है कि, और टीवी चैनल्स पे भी चल रहे हैं कि भारत के जहाज को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत ईरान ने दे दी है। आप उस खबर को अगर आप देखोगे तो किसी सरकार का बयान नहीं है, किसी मंत्री ने आकर घोषणा नहीं किया है, भारत के प्रधानमंत्री ने ये घोषणा नहीं किया, पेट्रोलियम मंत्री ने नहीं किया, विदेश मंत्री ने नहीं किया, भारत सरकार के किसी सचिव स्तर का अधिकारी ने नहीं किया। चैनल पे वो खबर चल रही है सूत्र कह के कि जयशंकर ने बात किया है, सूत्रों के हवाले से ये खबर। ऐसे ही अब तो गोदी मीडिया से लोग परेशान है, उसमें खबरों पर सवाल है कि इतना गंभीर विषय है, ये तो बहुत बड़ी जीत है ना, कि अगर युद्ध के बीच में भारत चीन को तो वो ईरान परमिट किया है कि आप अपना तेल लेकर जा सकते हैं, अपना टैंकर लेकर जा सकते हैं, हम उसको नहीं डिस्टर्ब करेंगे। श्रीलंका तक को इजाजत परसों उसने दिया है, क्योंकि श्रीलंका ने अभी बहुत मदद किया था उसका, जब युद्धपोत को मार दिया अमेरिका ने, तो रेस्क्यू ऑपरेशन श्रीलंका ने चलाया था, तो श्रीलंका को भी वो दोस्त के नजरिए से देख रहा है। ऐसी स्थिति में अगर भारत को इजाजत दे रहा है कि ठीक है, आप इस रास्ते से गुजर सकते हैं तेल का सप्लाई लेकर, हम आपको हिट नहीं करेंगे, तो भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि होनी चाहिए। तो हरमुज जलडब्रू मध्य से अगर मिल जाता है इजाजत, अगर ईरान दे देता है, तो ये कौन कंफर्म करेगा कि दे दिया है या दे देगा? ये भारत सरकार को ना, भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के विदेश मंत्री को, भारत के पेट्रोलियम मंत्री को ना ये कंफर्म करना चाहिए कि सूत्र करेंगे। सूत्र मंत्रालय कौन सा है अभिषेक जी? अगर आज वाली बात अगर सही है कि ईरान ने अगर भारत को ये परमिट करा है कि आप अपना इस हमारे क्षेत्र से आप अपना तेल लेकर जा सकते हैं, तो भारत की बहुत लेकिन जरूरी भी नहीं होगा। कौन करेगा? नहीं, अगर नहीं होगा तो भारत में आपको याद होगा कि कच्चा तेल जो है वो संकट होगा, और हमारा आधा से अधिक, मतलब आधा तो ईरान से ही सप्लाई होता रहा है, और रसिया से हम लोग खरीदते रहे हैं शुरू से, तो रसिया से हम लोग ऑलरेडी अमेरिका कटौती करने की बात कर रहा है। भारत में अभी इन दिनों अपने एलपीजी गैस का संकट देख रहे होंगे, जहां तहां गैस की लंबी कतारें लग रही है, गैस का कृत्रिम संकट, पता नहीं कि उतना है कि नहीं है, लेकिन संकट तो खड़ा हो गया। तो संकट तो देखिए थोड़ा तो है, थोड़ा पैनिक है, लोग दहशत में आ जाते हैं ज्यादा जल्दी, तो इसलिए थोड़ा संकट है, गंभीर विषय है और गंभीर समस्या है, समय भी अनुकूल नहीं है। तो लोगों को भी यही अपील आपके दर्शकों से होगा कि इतना पैनिक होने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा संयम से काम लें। और रहा बात की आपूर्ति का, तो भारत सरकार लगातार ये कह रही है कि उनके पास 1 महीने का स्टॉक अभी पेट्रोलियम में है, देश को घबराने की जरूरत नहीं है। तो अब उम्मीद करते हैं कि शायद महीने भर में सब कुछ ठीक हो जाए। भारत भी 2 हिस्सों में बटा हुआ, भारत के कुछ लोग इजराइल के पक्षधर नजर आते हैं, कुछ लोग ईरान के पक्षधर नजर आते हैं। यहाँ भी आपको हिंदू और मुसलमान के नजरिए से लोग देखने लगता है। तो इस सब से छोड़ के हमको लगता है कि अपना राष्ट्र पहले देखना चाहिए, भारत पहले। देखिए, राष्ट्र जब देश की बात आती है तो फिर धर्म कहीं नहीं रहता, गुण हो जाता है, या जात, समुदाय, पंथ, समाज गुण हो जाता है। राष्ट्र है तब सुरक्षित सब लोग हैं। जब ईरान का ही युद्ध चल रहा हो और फिलिस्तीन का ही युद्ध माफ कीजिएगा, इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा हो, तो भी भारत में 2 खेमा आपको देखने को मिलता होगा। कुछ लोग फिलिस्तीन के साथ होते हैं, कुछ लोग ईरान के साथ होते हैं, इजराइल के साथ होते हैं, सॉरी इजराइल के साथ होते हैं। तो भाई क्यों? भारत सरकार जो पक्ष लेना होगा, स्टैंड लेना होगा, सरकार लेगी ना, और हमको सरकार के साथ नहीं। तो मोदी जी तो कल एक बयान जारी किए हैं कि भाई कुछ लोग जानबूझकर टांग अड़ाकर इस मामले को दूसरे रूप में देना चाहते हैं, उनका इरादा विपक्ष पर है, सीधे तौर पे कहे तो विपक्ष का। नहीं, मोदी जी इस मामले में कहीं ना कहीं अभी तक जो है भारत सरकार की नाकामी इसलिए दिख रही है, सामने आ रही है, क्योंकि आप इस चीज को गौर कीजिए कि जब भी युद्ध होता है, तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात ही कर रहे थे कि हम किसी गुट में नहीं रहते हैं, गुट निरपेक्ष अगर है तो कोई अगर 2 देश में युद्ध हो रहा हो तो हम शांति की अपील करते हैं, हम किसी का पक्ष नहीं लेते हैं। आप याद कीजिए कि मोदी जी जिस तरह से युद्ध के 1 दिन पहले वहां से दौरा कर आए थे, तो कहीं ना कहीं वो इशारा चला गया ना कि भारत उसके साथ, उसके फेवर में खड़ा है। वो एक साजिश का शिकार तो कहीं ऐसा मोदी जी नहीं बन। एक सवाल आखिरी है कि अभी भी हमारा भरोसेमंद दोस्त सिर्फ रसिया रहा है, और रसिया से मित्रता जो निभाना चाहिए भारत को वो निभाते रहा है। हमको जो निभाना चाहिए भारत की ओर से, भारत देश को, वो क्या वाकई भारत अभी तक उस तरह से निभा पा रहा है? अमेरिका रसिया के साथ भारत का इतिहास जो रहा है, जो संबंध रहा है, वो बच्चा बच्चा जानता है, चाहे वो रशिया का हो चाहे भारत का हो। भारत हमेशा एहसानमंद भी रहा है रशिया का, और रशिया ने कभी एहसान जताया भी नहीं भारत पे।
वो सच्चा मित्र के तौर पे ही पेश आता रहा है। लेकिन मौजूदा वक्त में जो अभी पिछले कुछ महीनों से जो समीकरण, राजनीतिक समीकरण जो बदले हैं, उस माहौल में अगर देखें तो रसिया के साथ हमारे संबंध बुरे तो नहीं कहेंगे लेकिन अच्छे तो नहीं रहे। तो हम एक अच्छे मित्र के जगह पे एक धोखेबाज मित्र अमेरिका के पक्ष में क्यों जाए? ये सवाल जो आपका, ये तो पूरा देश जानना चाह रहा है, पर इसका जवाब तो सरकार को देना, जो सरकार दे ही नहीं रही है। सरकार से तो यही पूछा जा रहा है ना कि अमेरिका पे इतना भरोसा करने की वजह क्या है, आखिर क्यों? तो भाई आखिर हम डोनाल्ड ट्रंप का कौन सा ऐसा कर्जा खा लिए हैं कि भाई हम उसके जो कहेगा वही मानेंगे? ये तो मोदी जी को बताना चाहिए कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप अगर कहता ऑपरेशन, ये तो वही ट्रंप है ना जिसकी फर्स्ट फाइल में सबसे ज्यादा बुरा तस्वीर इसी व्यक्ति का नजर आ रहा है। और मानवता के लिए भाई एक बताइए कि एक मानव तस्करी, उसमें भी लड़कियों की तस्करी, बच्चों की तस्करी करने वाला। ट्रंप का विषय पे अगर आप बात करें तो आपको ये जानकारी दर्शकों को भी दे देना जरूरी है कि ये युद्ध जो है अभी जो चल रहा है ईरान का, और दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल का है, और अदर देश भी हैं जो बैक से ही हैं। अभी खुलकर तो ऐसा नहीं है कि बाकी जो देश हैं वो सामने से लड़ रहे हैं। ये न सिर्फ भूगोल चेंज करेगा, राजनीतिक समीकरण भी चेंज करेगा, आर्थिक समीकरण भी चेंज करेगा। इसका नतीजा जो होगा, सरहदें भी बदलेंगी इसके बाद। जिस तरह से इजराइल दबा कर रखा था फिलिस्तीन को, वो भी देखने को आपको मिलेगा आने वाले समय में कि कैसे फिलिस्तीन में भी आंदोलन और तेज होगा, क्योंकि इजराइल कमजोर पड़ा है। अब मेरा कहना दूसरी चीज, अभी इस चीज पे हम आ रहे हैं, दूसरी चीज के देखिए इसका असर ये होगा कि जब आप इसको गौर कीजिए कि एक ईरान अकेले 8 मुल्कों से लड़ रहा है, आज 13 दिन गुजर चुके हैं, अभी भी वो मैदान में टिका हुआ है। अमेरिका वर्ल्ड का सुपर पावर है, पर युद्ध रोकने की बात कौन कर रहा है? ईरान ने नहीं कहा अभी तक कि हम युद्ध रोकना चाहते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति 2 बार कह चुके हैं पिछले 24 घंटे में कि युद्ध कभी भी हम खत्म करने वाले हैं। हम उस नतीजे पर आ गए कि युद्ध को हम रोक देंगे। तो अमेरिका को इतनी जल्दी कैसे होगी युद्ध रोकने की? शुरुआत तो आपने किया था। ईरान तो बोल रहा है कि शुरू तुम कियो, खत्म हम करेंगे, तुम कौन होते युद्ध रोकने? शुरू हो जाता है लेकिन खत्म का। आपको याद होगा कि युद्ध रसिया और यूक्रेन के बीच में 4 साल से चल ही रहा है, लंबी युद्ध। नहीं तो वही कह रहे हैं ना कि युद्ध शुरू कोई कर सकता है, खत्म करना किसी के बस में नहीं होता है कि कोई एक आदमी ये तय कर ले कि हम खत्म। तो हम तो अपेक्षा करेंगे कि ये परमाणु युद्ध में न तब्दील हो। ऐसा लगता नहीं है कि ये होगा, इसलिए नहीं होगा। परमाणु संपन्न देश बहुत सारे हैं, तो ये इतना आसान नहीं होता कि किसी पे भी परमाणु अटैक कर देना। ये तो सिंपल मानना है कि अमेरिका के एक राष्ट्राध्यक्ष, पूरी अमेरिका गलत नहीं है, लेकिन एक अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की वजह से अगर पूरा दुनिया परेशान है तो सभी लोग मिलकर अब वो जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल वही हालात हो गए, और वो हालात अब दिखेंगे, बन गए हैं। मैं आपको भरोसा दे रहा हूँ कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन के अंदर वो हालात दिखेगा। वो कह रहे हैं एक्चुअली, देखिए ये युद्ध जो है ना हथियार से नहीं लड़ा जा रहा। अब इस युद्ध को ईरान ने कमर्शियलाइज कर दिया है, वो वित्तीय संकट खड़ा कर रहा है विश्व के सामने। जिस तरह से तेल की नाकेबंदी की गई है तो पूरी दुनिया में तेल के लिए हाहाकार है। तेल कम होगा तो महंगाई भी बढ़ेगी, आपूर्ति कम होगी, महंगाई बढ़ेगी। तो इस संकट से पूरी दुनिया लड़ रहा है, और जब पूरी दुनिया इसी संकट से जूझेगी तो सारी दुनिया का दबाव किस पर बनेगा? अमेरिका पे बनेगा कि तुम्हारे कारण आज ये नौबत आई है, तुम युद्ध को बंद करो या समझौता करो। ये एक बड़ी वजह है कि अब आर्थिक संकट की तरफ जानबूझकर ईरान 2 मोर्चे पर लड़ रहा है। सैन्य मोर्चे पर तो लड़ ही रहा है, वो आर्थिक तौर पर भी पूरी दुनिया को एक ऐसे दलदल की तरफ ले जा रहा है जहां पूरी दुनिया अमेरिका के खिलाफ खड़ी हो जाए और अमेरिका को बोले कि तुम्हारे कारण मुझे नुकसान झेलना पड़ रहा है। और बहुत जल्दी आप देखिए कि पूरी दुनिया का प्रेशर अमेरिका पे पड़ेगा और नतीजा कुछ अच्छा ही होगा। कम से कम दुनिया में एक दादागिरी अमेरिका का जो रहा था, जो पहले था, वो खत्म होता दिख रहा है कि अब वैसा हालात नहीं होगा आने वाले समय। चलिए, तो ये हम सब चाहेंगे कि युद्ध जितनी जल्दी हो खत्म हो जाए। युद्ध जो है वो मानव के लिए पूरी तरह से विनाश का एक कारक बन जाती है, और सबसे बड़ी बात है कि उससे सभ्यता नष्ट होने के खतरे बने होते हैं। आज अगर युद्ध की बात अगर करेंगे तो सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है युद्ध में। जिस प्रकार से एक हथियार का इस्तेमाल हो रहा है, वो धीरे धीरे जनसंहारक रूप में तब्दील हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हर कोई चाहता है कि ये युद्ध रोक दी जाए, और मानव सभ्यता की रक्षा के लिए जरूरी है, धरती की रक्षा के लिए जरूरी है कि हम सब एक मनुष्य का जो गुण होना चाहिए, एक दूसरे का ध्यान रखने का, जियो और जीनो दो, ये भारत की नीति रही है। ये नीति हर देश के लिए भी सही है। और सबसे बड़ी बात है कि जब दुनिया लड़ रही हो या दुनिया में बहुत सारे कोहराम मचे हुए हों, तो भारत के लोगों के लिए भी एक कर्तव्य बनता है कि अब आपको अपना जाति पाति धर्म भाषा क्षेत्र इन सबसे भूल कर राष्ट्र के बारे में एकजुट रहना होगा। और आपकी राष्ट्रभक्ति के लिए आपको कहीं मोर्चे पर, युद्ध पे, कहीं बॉर्डर पे लड़ने नहीं जाना है।
देशभक्ति वो भी है कि आप घर बैठे कोई पैनिक क्रिएट नहीं करें, हिंदू मुसलमान नहीं करें, आप कतार में खड़ा होके चिल्लाना शुरू नहीं करें। ठीक है, गैस की कमी हो सकती है, 2 दिन के बदले 4 दिन बाद सप्लाई हो सकता है, ठीक है, 25 दिन सरकार ने ये टाइम दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अघोषित रूप से होर्डिंग शुरू कर दें, कालाबाजारी शुरू कर दें। भारत में से बहुत सारे मुनाफाखोर जो है मिलेंगे, कालाबाजारी करने वाले लोग मिलेंगे जो आपदा में अवसर तलाशते हैं। ये नहीं होना चाहिए। कोरोना महामारी में हम लोगों ने देखा था कि जब मानवता करा रही थी तो कुछ समाजसेवी बाहर आकर राष्ट्र के रूप में एक नायक के तौर पर उन्होंने संदेश दिया था। आज जब युद्ध के हालात है तो भारत सीधे तौर पर युद्ध में शामिल नहीं है, लेकिन परोक्ष रूप से इस युद्ध का असर भारत पर उतना ही है। हम एक बार फिर से कहेंगे कि युद्ध जितनी जल्दी समाप्त हो जाए उतना ही मानवता के लिए बेहतर होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।